बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैथ्स न्यूज़ वाले में आपका खुश आमदीद। आज जो मेहमान हमने स्टूडियो में जिनको दावत दे रखी है उनका ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर से। वो 3 साल उनके मुकम्मल हो चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आखिरी साल के वो तालिब इल्म हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ई कैट से मुतल्लिक स्टूडेंट्स को जो मसाइल दरपेश हो रहे हैं और वो जो कि वो कैसे तैयारी करें और इतने कम और कलील वक्त में, और वक्त और हालिया सूरत हाल ये है कि वक्त भी नहीं बताया जा रहा कि किस तरह वो तैयारी करें और क्या करें। तो जी जनाब हमारे साथ मौजूद हैं तैयब, यूईटी के तालिब इल्म। मेरा उनसे पहला सवाल आपसे ये है तैयब के तालिब इल्मों में एंट्री टेस्ट का डर कैसे दूर किया जा सकता है? जी, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बात यह है कि जो एंट्री टेस्ट है ना, उसका जो क्राइटेरिया होता है वो एफएससी जो मैट्रिक होता है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी इसमें ये होता है कि आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे आपको पेपर में, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और जो बायो के हैं उनके भी आ सकते हैं। जी जी तो इसमें सबसे बड़ा डर ये होता है कि अवाम में ये बात बड़ी मशहूर की जाती है कि ई कैट मुश्किल होता है और कंसेप्चुअल होता है, तो इस वजह से बच्चों के अंदर एक इबहाम और डर होता है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग की वजह से वो लोग इस डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि वो इस टेस्ट को ज़्यादा हावी कर लेते हैं। हम्म। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। टेस्ट ईजी होता है, इतना मुश्किल भी नहीं होता, ना ज़्यादा आसान होता है। तो इसका डर इस तरह दूर किया जा सकता है कि चूंकि आजकल हालात ऐसे बने हुए कि बच्चों को इस बारे में कोई श्योरिटी भी नहीं है कि हम पेपर कब होगा, तो हम्म। इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तैयारी का आगाज़ करें। तैयारी का आगाज़ इस तरह करें कि जो इनकी टेक्स्ट बुक्स हैं, उनका जी वो मेरा अगला डीपली सवाल का स्टडी जवाब करें। है। मेरा ये है, जिस तरह कोरोना की सूरत हाल है, बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए, फाइनल एग्जाम बोर्ड के नहीं दिए, तो क्या इसका असर एंट्री टेस्ट पे पड़ेगा, ई कैट पे पड़ेगा कि वो मुश्किल देंगे ताकि वो जो एक पेस है वो कवर कर सके, जो उन्होंने बोर्ड एग्जाम नहीं लिए तो वो उसकी डेफिशिएंसी दूर कर सके? इस तरह का कोई है? डेफिनेटली पड़ेगा, चूंकि बच्चों ने सेकेंड ईयर की तैयारी इतनी की थी लेकिन इतनी खास नहीं हुई क्योंकि पेपर कैंसिल हो गए हैं। जी। तो बच्चों को सेकेंड ईयर पे खसूसी तौर पर फोकस करने की जरूरत है। उनके हम्म। जो फर्स्ट ईयर का तो उन्होंने पेपर दे दिए, इम्तहान दे दिए, उनके कंसेप्ट काफी अच्छे तौर पे क्लियर होंगे, जबकि ईकेट में दोनों पोर्शन से आएंगे, फर्स्ट ईयर से भी आएगा, सेकेंड ईयर से भी आएगा। तो जो बच्चे जो भी इस वक्त हैं जिन्होंने ईकेट की तैयारी करनी है, तो उनको खसूसी तौर पे इस बात की तवज्जो दी जाती है कि वो सेकेंड ईयर को खसूसी तौर पर तैयार करें और उनके जो सारे टॉपिक्स हैं उनको क्लियर होने चाहिए। और जैसे कि हालात ऐसे बने हुए, तो इस सूरत हाल में बच्चों के लिए ई कैट को डिफरेंट आने के भी चांसेस हो सकते हैं। क्या पता वो जो ई कैट का जो मेजर पोर्शन है वो फर्स्ट ईयर में से दें, चूंकि सेकेंड ईयर का भी इम्तिहानात भी नहीं हुए, या इस हम्म। सूरत में अगर सेकेंड ईयर में से पोर्शन ज्यादा आ जाए तो बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सेकेंड ईयर का इतना तौर पर इन्होंने स्टडी भी नहीं किया है। तो इस सूरत में बच्चों के लिए जरूरी है कि वो सेकेंड ईयर को खुसूसी तौर पर तवज्जो दें और साथ साथ फर्स्ट ईयर को भी लेके चले। हालिया सूरत हाल में जो पेंडेमिक की सूरत हाल है कोरोना, उससे मुतालिक सवालात आने के एक्सपेक्टेड है? आपको इसके बारे में कुछ अगर पता है तो ज़रा शेयर कर दीजिए ताकि बाकियों को भला हो जाए कि उससे मुतालिक कोरोना कोई के सवालात आ सकते हैं। मेरा जो जहाँ तक ख्याल है कि कोरोना से मुतालिक सवाल आने के चांसेस नहीं है, चूंकि ये आपका जो टेस्ट होता है ये आपके स्टडी से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ना कि हम्म। कोरोना से रिलेटेड कोई आपसे सवाल होगा। और चूंकि कोरोना के बारे में बच्चों को इतना डीपली भी नहीं पता कि इसके असरात क्या हैं, ये किस तरह फैला है, इसकी इब्तदा कहाँ से हुई है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कोरोना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ई कैट की तैयारी कैसे की जाए, कैसे लाइन ऑफ एक्शन किया जाए और कैसे बच्चे एक अच्छा इनपुट अपना दें, तो अल्लाह से उम्मीद रखें कि उनको आउटपुट अच्छा मिलेगा। वो इनपुट अपना कैसे दें अच्छा? जी, ये आपने अच्छा सवाल किया। ई कैट की जो तैयारी है ना, वो खुसूसी तौर पे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो ना अपने टेक्स्ट बुक का अच्छे तरीके से मुतालिया करें। नोट्स आपको पता है मार्केट में कई नोट्स हैं, किप्स के होते हैं, यूनिक के होते हैं, स्टार्स के होते हैं, तो इतने सारे उसमें हज़ारों एमसीक्यूज़ होते हैं, तो सारे हज़ारों एमसीक्यूज़ को बच्चा नहीं याद कर सकता। ऐसे ही है। तो इसके लिए ई कैट की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स क्लियर होने के लिए ज़रूरी ये है कि जो ई कैट का पेपर होता है वो टेक्स्ट बुक में से आता है। यानी जितने टॉपिक्स उसके अंदर कवर होते हैं वो आपने कवर करने हैं। उनके जो जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जो उनके शॉर्टकट्स बनते हैं, यानी पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने बेसिक फॉर्मूला से भी हल कर सकते हैं, लेकिन जो उसके बाद शॉर्टकट्स मेथड होते हैं जो ड्राइव किए होते हैं, तो आपने उस पे ज्यादा फोकस करना होता है।
तैयारी के लिए जरूरी है कि आप ना टाइम डिवीजन अपनी अच्छी रखो। यानी मैं ई-कैट में जो ज्यादातर पोर्शन टफ आता है वो मैथ और फिजिक्स से टफ आता है। इंग्लिश का एक अनसीन कम्प्रीहेंशन होता है, उसका इतना मसला नहीं होता, वो बच्चा एक इबारत को तौर पे आराम से पढ़ के उसके सवालों का जवाब दे सकता है। केमिस्ट्री का जहां तक ताल्लुक है वो बुक में से ही आता है, केमिस्ट्री इतना कंसेप्चुअल नहीं होगा। आपको जो बुक्स का जो मुतालिया है वो जरूरी है, यानी उसकी स्टडी आपने डीपली करनी है। बुक्स की लाइंस आती हैं, बस उसमें ये होता है कि जो जो वर्ड्स होते हैं यानी जो न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं वो बहुत करीब करीब दी जाती हैं। जैसे कि आपको एक मिसाल देता हूँ, एक क्वेश्चन आया प्रीवियसली कैट्स के पेपर में कि जब पानी को आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो 9% बढ़ जाता है। अब ई कैट में जब यही सवाल वो पूछेंगे वो इसी टर्म्स को आगे पीछे करेंगे, यानी वो 9% लिखेंगे, 9 टाइम्स लिखेंगे, तो ऐसे करीब वैल्यूज को देंगे तो कि जो अच्छा बच्चा होगा ना वो भी एक दफा सोच में पड़ जाएगा कि इसका आंसर 9 टाइम्स था, 9% टेक्निकल था। कर देते हैं तो उसको इस ज्यादा और जी जो है ना उसको मॉडिफाई जी कर जी देते हैं। वो जी जी वो मॉडिफाई कर देते हैं। क्वेश्चन होता बुक में से ही है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये सवाल कैसे आ गया। तो इसके लिए जरूरी है कि आपने डीपली लाइंस को गौर से देखना है कि क्वेश्चन कैसे देंगे, बुक में अच्छा, से ही जैसे होगा। एमडी केमिस्ट्री का कैट में जहां तक होता है, एमडी कैट में जैसे होता है फिजिक्स का पोर्शन मुश्किल आता है कंपैरेटिवली बाकी से, तो ई कैट में भी फिजिक्स का पोर्शन मुश्किल आता है। जी जी ई कैट में ना फिजिक्स का पोर्शन मुश्किल होता है। फिजिक्स का पोर्शन इस हिसाब से मुश्किल होता है कि उसमें एमसीक्यू सिंपल होते हैं, यानी उनका आंसर सिंपल होता है, कंसेप्चुअल होता है थोड़ा सा। उसमें ये होता है कि वो आपको स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी दे देते हैं। अगर एक एमसीक्यू जो आपको एक एक लाइन में वो पूछ सकता है आपसे, वो आपसे 5-6 लाइनों में पूछेगा। उससे पहले वो एमसीक्यू पूछने से पहले वो आपको एक पहले बैकग्राउंड बना के देगा कि एक बच्चा है वो स्विमिंग पूल के पास है, वो बॉल थ्रो करता है इस एंगल से, जैसा कि प्रोजेक्टाइल का कोई से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। लेकिन वो असल में ये होता है कि वो उसका जो टॉपिक होते हैं जिसकी जो लेंथ होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं तो उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। तो उसके लिए जरूरी ये है कि बच्चे को देखना चाहिए कि जो उसका इंपॉर्टेंट डाटा है वो सिर्फ उस पर गौर करे, उस पर नजर रखे, ना कि पूरी स्टेटमेंट को एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर दे। आपको जैसे पता होगा कि 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 मिनट्स होते हैं, तो अगर आप हर एमसीक्यूज पे इतना टाइम लगाओगे तो वो 1 मिनट से भी ज्यादा चला जाएगा, जो कि बच्चे के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकेगी। बहुत से तालिबे इल्मों को देखा है कि वो मोस्टली बच्चे होते हैं वो फिजिक्स का पोर्शन छोड़ आते हैं, तो इसकी क्या वजह होती है? वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते या वो तैयारी उनकी नहीं होती? जहां तक तैयारी का ताल्लुक होता है, मैक्सिमम बच्चों ने तैयारी की होती है। ये बात नहीं होती कि उन्होंने तैयारी नहीं की होती। असल बात ये होती है कि वो फिजिक्स का पोर्शन बाज का बच्चे होते हैं वो पहले कर बैठते हैं, जिनकी वजह से उनका बाकी पोर्शन छूट जाता है। या बाज वो बच्चे फिजिक्स के उस पोर्शन पे इतना ज्यादा यानी डीपली यानी उनको एक एक लाइन को पढ़ते हैं कि उनका टाइम गुजर जाता है। इसके लिए फिजिक्स का पोर्शन होता इजी होता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता, ना मुश्किल होता है, टेक्निकल होता है। बस उसमें आपने ना उस मेन पॉइंट्स को देखना होता है। अगर आप फिजिक्स के पोर्शन को एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका नहीं होगा ये पोर्शन। पेपर फिजिक्स का थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो उसमें आपने इंपॉर्टेंट डाटा को लेना पड़ता है। तो जहां तक तैयारी का ताल्लुक है, बच्चों की तैयारी होती है, ठीक है, वो बस डाटा को इतना लेंथी कर देते हैं जिसकी वजह से वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो ये सवाल हल ही नहीं कर सकता। फिर वो उस ये सोच के वो बच्चे अक्सर सवाल छोड़ देते हैं कि इसकी लेंथ ही बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से उसके साथ तवज्जो नहीं दे पाते। तो सब्जेक्ट अटेम्प्टिंग ऑर्डर क्या रखना चाहिए कि पहले कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए? जी सब्जेक्ट जी अटेम्प्टिंग जहां ऑर्डर तक भी सब्जेक्ट जी जी जहाँ तक सब्जेक्ट अटेम्प्टिंग ऑर्डर का है, जो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चे केमिस्ट्री का पोर्शन करें। केमिस्ट्री का ठीक है। पोर्शन थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है, और केमिस्ट्री में ये होता है कि इतना टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आते। ज्यादातर जो बुक्स की लाइंस होती हैं वो उठा के देते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली एक एग्जांपल भी दी कि जब वाटर को आइस में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है। अब ये जो बच्चा जिन्होंने इसने अच्छी तरीके से किताब पढ़ी होगी वो तो आराम से इसका आंसर दे देगा, 9% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतने मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई इतना टेक्निकली सोचने की जरूरत है। एक दो सवाल वो आपको ट्रिकी देंगे, 30 में से मैक्सिमम 3 या 4 देंगे, बाकी जो 25 से 26 सवाल होंगे वो बुक में से होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिन्होंने बुक को सही उसने डीपली स्टडी की होगी वो आराम से इसका इजीली आंसर दे सकता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना वो सबसे पहले बच्चा करे, क्योंकि ये जो पोर्शन ऐसा है कि इसमें आप आराम से एमसीक्यूज आधे मिनट में 40 सेकंड लेकिन में आराम से कर सकते हैं। और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो मेजर होता है वो तो मैथ्स होता है, तो मैथ्स के मेजर पोर्शन मेरे आपके ख्याल में आपने दिया है, तो मेजर पोर्शन तो मैथ्स है, पहले वो नहीं करना चाहिए कि मेजर को पहले कवर कर लिया जाए, माइनर को बाद में किया जाए? देखें, मेजर का ताल्लुक इस तरह नहीं है कि देखें 30 एमसीक्यूज तो आपको केमिस्ट्री के भी वही आने हैं जो 30 एमसीक्यूज मैथ के आने हैं।
अच्छा अब अच्छा। चूंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो जिन्होंने पेपर बनाया होता है वो भी आपकी साइकी से वाकिफ होते हैं, उनको पता होता है कि इनकी मैथ अच्छी है, तो आपको उसी हिसाब से मैथ में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी देते हैं। हम्म। तो अगर आप मैथ के क्वेश्चन पहले करोगे, उनमें बास क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, जिनके इंटीग्रल बहुत बड़े होते हैं, डिफरेंशिएशन काफी मुश्किल होती है, तो उसमें भी आपका अक्सर टाइम लग सकता है। हम्म। जो पेपर सेटल होते हैं वो बच्चों की साइकी से आगाह होते हैं अच्छी तरीके से, उनको पता होता है कि बच्चों ने मैथ में भी काफी काम किया हुआ है, तो इस हिसाब से वो मैथ के अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्रिकी रखते हैं। अगर आप जैसे प्रीवियसली अगर बच्चे पास्ट पेपर देखें, तो उनमें काफी ना ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं मैथ के हिसाब से। तो मेरा जो जहाँ तक ख्याल ये है कि बच्चों को सबसे पहले केमिस्ट्री का पोर्शन करना चाहिए, फिर उनके लिए जरूरी है कि वो मैथ का पोर्शन करे, फिर इंग्लिश का करे, और अगर कोशिश करें तो आखिर में फिजिक्स के पोर्शन को रखे, ताकि जब बच्चे के काफी सारे एमसीक्यूज ठीक होते जाते हैं और वक्त पे होते हैं, वक्त से पहले केमिस्ट्री में फिर अक्सर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जरूर, हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। केमिस्ट्री में 30 एमसीक्यूज मेरा नहीं ख्याल है कि आप 20 से 25 मिनट से ज्यादा लेंगे, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जल्दी हल हो जाते हैं, वो 20 मिनट में भी हो जाएंगे। तो उसके जो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा जो बच जाते हैं, वो आपको आप फिजिक्स के लिए रख लें, मैथ के लिए रख लें, तो इस तरह बच्चे में कॉन्फिडेंस होता है कि देखें मेरे सवाल सही हो रहे हैं, तो वो टाइम करता है। और वैसे भी जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में ना बच्चे पे एक प्रेशर होता है कि पेपर कैसे होगा, ये होगा, तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से बच्चे पे काफी बर्डन और प्रेशर आ जाता है। तो शुरू के 15-20 मिनट में बच्चा ना थोड़ा तो कंफ्यूज होता है, तो उसको पेपर करने का थोड़ा मसला होता है। तो अगर वो शुरू में इजी पोर्शन केमिस्ट्री कर लेता है और उसके काफी एमसीक्यूज ठीक हो जाता है, तो इस तरह उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्टअप होता रहता है, तो इस तरह उसके पेपर में भी आसानी होती है। और एमसीक्यू ड्यूरेशन कितनी होती है, और मैथ्स में कैलकुलेटर अलाउ होता है? नहीं, कि मैथ्स में कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता ई कैट में बिल्कुल। और हर एमसीक्यूज के लिए जो ऑफिशियल होता है वो तो 100 मिनट होते हैं, 100 एमसीक्यूज होता है, 1 मिनट होता है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 40 से 45 सेकंड के अंदर एमसीक्यूज कर लें, ताकि आप बाद में जो आप अक्सर सवाल ऐसे भी होते हैं जो काफी डिफिकल्ट होता है, तो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, तो इजी वन पहले कर लेते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि 40 से 45 सेकंड के अंदर एक एमसीक्यूज हल कर दिया जाए, क्योंकि बाद का फिजिक्स के क्वेश्चन काफी मुश्किल होते हैं, उनपे 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जो से इजी पोर्शन होते हैं वहां पर कोशिश करें जल्दी हल करके सवाल मुश्किल वाले पोर्शन पे जाके ज्यादा टाइम काम करें। ठीक है, मेरा तीसरा सवाल ये है कि अपनी जो हमारी 4 साल मेहनत, ये जो एक तालिब इल्म होता है उसकी 4 साल मेहनत एक तरफ होती है, दूसरी तरफ 1 महीने से भी कम वक्त की मेहनत एक तरफ होती है। तो इस तरह की अजीबो गरीब सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को मैनेज करे कि एक तरफ 4 साल 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मेहनत है, और एक तरफ 1 माह से भी कम का वक्त है जिसमें उसने तैयारी करनी है, और अब तो पेंडेमिक सिचुएशन, अब तो पता भी नहीं कि कब होना है कब नहीं होना, एक तरफ की जी एम्बिग्विटी है। तो इसको कैसे टैकल करें स्टूडेंट्स, और कैसे मैनेज करें, इस तरह के टाइम को कैसे यूटिलाइज करें? जी, जैसे कि आपने पूछा, जो हमारे 4 साल की मेहनत होती है, जैसे कि मैं मैट्रिक हो गया, एफएससी हो गया, उसमें ये होता है कि आप ना एनुअल पेपर होते हैं आपके, आप डेली साथ साथ पढ़ते हैं, आप टॉपिक रिवाइज करते हैं, याद करते हैं, तो उसमें बच्चे का एक फ्लो चल रहा होता है। ई कैट में जबकि डिफरेंट सिस्टम होता है, इसमें कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं होगा, इसमें एमसीक्यूज होंगे। तो इसमें टाइम मैनेज करने का तरीका यही है कि जो आपने 2 सालों में सीखा है एफएससी में, उसमें आपने अक्सर बच्चे, जारी सी बात है, जैसा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्रैमिंग जरूरी होती है एफएससी में, कि आपने चीजों को याद रखनी जी होती है। बिल्कुल। जबकि ई कैट में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसमें आपने चीजों को याद नहीं रखना, इसमें आपने जो चीजें याद की हुई है एफएससी के अंदर, उसको आगे क्वेश्चन की सूरत में इम्प्लीमेंट करना होता है, आपने अपने उसके बुनियाद पर कंसेप्ट बिल्डअप करने होते हैं। चूंकि ई कैट में हमें 1 महीना या इससे भी कम टाइम मिलता है, तो इसमें हमें ये होता है कि हम जो इतनी 6 की 6 बुक्स होती हैं, जो उनको हम डीपली नहीं याद रख सकते, हम उनके ये हो सकते हैं, उनके टॉपिक्स को अपने ओवरव्यू कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं उन पे हम ज्यादा गौर कर सकते हैं, क्योंकि जो ई कैट में ज्यादातर होते हैं वो फार्मूलाज होते हैं, सिवाय केमिस्ट्री के भी उनमें चंद उनमें लाइन आती है बुक्स की। मैथ्स और फिजिक्स में ऐसा हिसाब नहीं होता, उसमें आपने ये होता है कि फार्मूलाज पे फोकस करना होता है। डेली आपने एक टाइम फिक्स रखना होगा कि इतने सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, मैथ के लिए इतना देना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी ये है कि आप बच्चे जो हैं वो उन जो फार्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उन पे गौर करें, और साथ में जो बुक्स के साथ में जो ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उनको गौर से देखा करें। जी ठीक है। अगला सवाल नंबर 4 है मेरा कि ई कैट में यकीनी कामयाबी का क्या गुर है, और आप तो माशाल्लाह कामयाबी की राह पर गामजन है, आपका आखिरी साल है, तो बच्चों को कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं कि वो क्या गुर है कि वो उसको करके वो एक अपनी सक्सेस स्टेयर पे चढ़ सकते हैं? जी,
ई कैट में कामयाबी का जो गुर है उसमें ये है कि आपकी पहले प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, बुक्स के जितने भी सारे टॉपिक्स है आपको गो थ्रू होने चाहिए, आपको उनका आइडिया कम से कम होना चाहिए और उनके फॉर्मूला ज्यादा होने चाहिए। दूसरा कामयाबी का गुर ये है कि जो ई कैट जो असल जो गेम है, ये असल में बच्चों की दिमाग का खेल है। इसमें ये नहीं आपने अपने प्रेशर को टैकल करना होता है, हैंडल करना होता है। अगर आपको आता भी है सारा, लेकिन अगर आप पेपर में बैठे हैं और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अगर आप प्रेशर ले रहे हैं, ज्यादा पेपर को हावी कर रहे हैं, तो आपको आता हुए भी आप पेपर नहीं सही दे सकोगे। ऐसे ही ई कैट बिल्कुल। में कामयाबी का ई कैट में कामयाबी तो बुरी है कि आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है कि मैंने किस टाइम पे कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और किस क्वेश्चन को इजी, अगर कोई क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट नजर आ रहा है जिसपे मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, आप नए क्वेश्चन पे चले जाओ। इस हम्म। तरह अगर आप एक क्वेश्चन पे जमे रहोगे आपका टाइम जाया हो जाएगा। जी जी। दूसरी बात ये आपने अपने प्रेशर को होल्ड करना होता है। शुरू में ये होता है कि जब आपको पेपर मिल रहा था बच्चा काफी घबराया हुआ होता है, तो आपने उन शुरू वाले दिनों में, उन शुरू वाले टाइम में आपने अपने ऊपर कंट्रोल करना होता है। आपने टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर नहीं लेना, आपने तसल्ली से पेपर करना है। पेपर कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ये असल में बच्चे की टेंशन की वजह से पेपर मुश्किल हो जाता है और बच्चा आते हुए भी गलत बबल फिल कर देता है या वो मिसहैप हो जाता है उसके साथ। बी की जगह सी लगा देता है, सी की जगह बी लगा देता है। तो जी। ई कैट में कामयाबी का गुण मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छी रखें, फॉर्मूले याद रखें, कंसेप्ट अपने बिल्डअप करें, कोई इसका जो मॉक टेस्ट करे या कोई इसके पास्ट पेपर हल करें एक दो, और अपने प्रेशर पे कंट्रोल करें, इस टेस्ट को इतना हावी ना लें। हम्म। अच्छा, कुछ तालिब इल्म होते हैं, जैसे अब मैं एटमॉस्फेयर के हवाले से बात करूंगा कि ई कैट के एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठ गए, तो जी कुछ जी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके फॉर्मूला बहुत मुश्किल होते हैं। तो आया कि जी जी स्टूडेंट्स के जहन में आता है यार हम हाथ पे लिख लें, अगर हाथ पे लिख लिया जाए तो वो इस तरह का अगर कोई सीन हो तो वो कर सकते हैं या इसकी इजाजत नहीं है? नहीं, ये तो वैसे भी इखलाकन तौर पे देखा जाए बात गलत है कि आप हाथ पे कोई फॉर्मूला लिखें, और बच्चे को क्या श्योरिटी कि वही वाले फॉर्मूले वाले ने क्वेश्चन ने पेपर में आना है। हम्म। इतने सैकड़ों फॉर्मूले होते हैं, दोनों बुक्स होती हैं। तो अगर बच्चा एक फॉर्मूला समझ के कि ये मुश्किल फॉर्मूला मैं हाथ पे लिख लूंगा, और अगर उसका क्वेश्चन ना आए, वो बच्चे की अलग टेंशन होती है कि कोई भी सवाल आ रहा हो, बच्चा पहले ज़हन में ये सोचेगा कि क्या ये वही वाला फॉर्मूला है जो मैंने अपने हाथ में लिखा हुआ है। हम्म। तो सिर्फ बच्चे का जो ज्यादा टाइम टाइम उसी पे चला जाता है जो उसने हाथ पे लिखा हुआ होगा। और वैसे भी ये इखलाकी तौर पे बात गलत है। अगर बिल फर्ज अगर उसने हाथ पे फॉर्मूला लिख भी लिया और अगर अल्लाह ना करे कोई जो एग्जामिनर है वहां पर वो आके देख ले, तो फिर तो उसका नुकसान होगा। हम्म। ठीक तो है, मेरा ये सवाल नंबर 5 है कि इतने कलील वक्त में तैयारी कहाँ से की जाए, जबकि हालिया सूरत हाल में कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं खुला हुआ है, तो क्या किया जाए? जी, इस कलील मुद्दत में बच्चों के लिए जरूरी ये है कि अपनी जो टेक्स्ट बुक है उनको गौर से पढ़ें। कोई ये जो किप्स के नोट्स, स्टार्स के नोट्स, यूनिक के नोट्स, इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर आपको आना है टेक्स्ट बुक में से है। और जरूरी इसके साथ ये है कि जो पास्ट पेपर्स हैं ना, उनका एक दफा लाजमी व्यू ले ले, क्योंकि जब मैंने ईकेट दिया था तो हमें भी काफी क्वेश्चन पास्ट पेपर में से आए थे। सेम एज इट इज अगर ना आए तो उनकी भी नहीं सिचुएशन चेंज कर देते। बिल्कुल अगर आपको पहले सीरीज सर्कट दे दिया, 4 सीरीज सर्कल लगा के बल्ब लगा दिया, तो बाद का अगले साल पेपर में पैरेलल के साथ दे देंगे। क्वेश्चन वही होता है, बस उसकी थोड़ी नोयत चेंज कर देते हैं। हम्म। यानी जब आप पास्ट पेपर देखोगे ना नेट सीकेट के, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है, और बच्चा उससे ये भी आइडिया ले सकता है कि एक दफा वो खुद टेस्ट देगा, वो देखेगा टाइम मैनेजमेंट, देखेगा कि मैं किस पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं कितने टाइम में मैं एक सवाल को हल कर रहा हूँ। फिर वो अपने ना वीक एरियाज को देखे कि देखो कि मैं किस कोर्स यानी किस टॉपिक के ऊपर, इनकी सब्जेक्ट के ऊपर मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है, फिर वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करे। यानी एक बच्चा है जो कि मैथ के लिए डिफिकल्टी फेस कर रहा है, उसकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं है, बेसिक्स, तो वो उसके ऊपर कोशिश करे। और जहां तक जरूरी है कि वो अपने बुक्स का अच्छा मुतालिया करे, और पास्ट पेपर को मेरे ख्याल में ये चीज इनफ है उसके लिए। जैसे हालिया सूरत हाल में ऑनलाइन क्लासेस की बहुत ट्रेंड हो रहा है, तो ऑनलाइन जी, क्लासेस क्या स्टूडेंट्स उस पर अपना पैसा सर्व करें, वो लगाएं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब वो बच्चों पे डिपेंड करता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो जरूरी नहीं कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें। उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी किताबों का मुतालिया करें, कोई नोट्स ले लें या पास्ट पेपर देख लें, बस उसमें से आइडिया देख लें कि किस नोयत के क्वेश्चंस आते हैं, और अपने कंसेप्ट की बेस के पे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं तो अगर वो ऑनलाइन क्लासेस ले लें तो कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन मैं इसको जरूरी नहीं समझता कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले और वो इस तरह करे। इस ई कैट इज ऑल ओवर द मेमोरी कंसेप्ट, जो आपने बुक में पढ़ा है, जो आपने सीखा है, उससे रिलेटेड है, बाकी वो बच्चे की अपनी चॉइस है। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, के जैसे हमें पता है टाइम इज मनी, या वक्त हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे जी की जाए? टाइम मैनेजमेंट का बड़ा बेसिक सवाल है कि तैयारी करते वक्त टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, सब्जेक्ट्स को कितना कितना टाइम दिया जाए, और डेली बेसिस पे क्या स्केड्यूल बनाया जाए? जी, डेली बेसिस पे स्केड्यूल ऐसा बनाया जाए कि आपके तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश पे तो इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ये होगा कि एक अनसीन कम्प्रीहेंशन आएगा, आपने उसी कम्प्रीहेंशन को पढ़ के उसी में से 10 सवाल के जवाब देने होते हैं, उसका इतना मसला नहीं होता। उसमें ये होता है कि अगर आप इंग्लिश के 5-10 आर्टिकल्स कहीं से भी निकाल लें, कम्प्रीहेंशन निकाल लें, या पास्ट पेपर के भी देख लें, तो मेरे ख्याल में वो इनफ होते हैं, बहुत होते हैं। अगर आप पास्ट पेपर की 5-10 कम्प्रीहेंशन निकाल के देखें तो उसमें बहुत इनफ होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में इतना इतनी टाइम देने की जरूरत नहीं है। बाकी बात रही 3 सब्जेक्ट्स की, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, और जो बायो वाले हैं वो भी हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो डेली बेसिस पे इनकी टाइम इन्हीं डिवीजन कर दें। अब एक बच्चा है जो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, वो फिजिक्स में थोड़ा वीक होता है। बाज़ अगर एक बच्चा ऐसा है जिसकी फिजिक्स अच्छी है, कंसेप्ट अच्छे हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री में उसका जो मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है वो टाइम उसी हिसाब से डिवाइड करे। अब एक बच्चा उसकी फिजिक्स अच्छी है तो वो कहेगा चलो मैं अगर दिन का 1 घंटा फिजिक्स में 1.5 घंटा पढ़ूं तो मेरे लिए इनफ है, वो केमिस्ट्री को 2 से 2.5 घंटे दे दे, ज्यादा टाइम दे, यानी मेमोराइज करे ज्यादा चीजों को। इसी तरह एक बच्चा जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है तो वो फिजिक्स को ज्यादा टाइम दे, फिजिक्स के नए यानी जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके शॉर्टकट्स निकालें, उनके कंसेप्ट सीखे। तो डेली बेसिस पे बच्चा पास्ट पेपर्स को सोल्व करे, कोई एक गाइड, कोई सी भी गाइड ले ले, उसमें से बस ये देखे कि उसमें फॉर्मूलाज कैसे लिखे हुए हैं, शॉर्टकट कैसे यूज हो रहे हैं, और उसको देखे, और टेक्स्ट बुक देखे, और उसको फॉर्मूला को बुक से रिलेट करें। क्योंकि जो सबसे मेजर बात मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पेपर आना बुक में से, बुक के जितने भी टॉपिक्स होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए, बुक के टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। जो खुसूसी तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो बुक्स के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होते हैं, अक्सर बच्चे वो एफएससी में तो देखा होगा उसके 3-4 मार्क्स होते हैं, वो बच्चा उसको डिटेल से लिखता है। कोशिश करें कि वो ई कैन में उसी न्यूमेरिकल को 1 से 2 लाइनों के अंदर हल करने की, सोल्व करने की कोशिश करें शॉर्टकट्स के जरिए। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि देखो मैं सवाल भी सोल्व कर रहा हूँ। मैथ का भी ऐसा है कि 1-2 सवाल एक्सरसाइज के देखे, बुक के टॉपिक्स देखे, उनके शॉर्टकट्स देखें, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे करनी चाहिए कि डेली बेसिस पे बच्चा लगातार मेहनत करे, जो से उसके वीक एरियाज उस पर ज्यादा फोकस करे, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज उनके कंसेप्ट और क्लियर करे। कोई एक नोट्स या कोई गाइड या पास्ट पेपर से डेली कोई ना कोई सवाल हल करते हैं तो इंशाल्लाह उसका नतीजा अच्छा ही है। एम कैट और ई कैट के जो तालब इलम है, एम कैट वाले कहते हैं एम कैट बहुत मुश्किल होता है, ई कैट वाले कहते हैं ई कैट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मवाजना किया जाए तो दोनों में से मुश्किल कौन सा है, या जो जान टफ है और जो टायरिंग है और जो जिसे कहे हेक्टिक होता है, वो कौन सा है? जहां तक मेरा ख्याल है ई कैट ज्यादा टफ होता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो ई कैट की जो एवरेज मार्क्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। उसकी उसकी वजह ये, हालांकि ई कैट में आपको हर एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट मिलता है, एम कैट में ज्यादा 40 सेकंड, एमसीक्यूज ज्यादा होते हैं। 40 सेकंड 40 मिलता है एक सेकंड मिलते एमसीक्यूज हैं। को। जी 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 जी। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें 220 डिफरेंस होते ये हैं उसमें होता है कि एमसीक्यूज। जी 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 जी, नहीं लेकिन हालिया उन्होंने 200 एमसीक्यूज कर जी दिए हैं। हालिया 200 कर दिए थे, 20 कम कर जी दिए जी थे, वो जी 200 जी नंबर का वो जो नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी। जी जी जी। वो चले आप 220 भी लेवल है, उसमें एम कैट में ये हिसाब होता है कि आपका जो मेजर पोर्शन होता है वो बायोलॉजी होता है। जैसे कि 220 एमसीक्यूज में 88 आई थिंक बायो के 88 आते होते थे। हैं जी, बिल्कुल। जी। और अगर आप देखेंगे एम कैट के पेपर, तो बायो के पेपर में ज्यादा से ज्यादा भी एक जो स्टेटमेंट होती है वो 2 लाइनों से ज्यादा नहीं जा सकती। और वो भी बुक से ही बायो होती है सारी, जी वो भी जी जी, बुक की बिल्कुल लाइंस बुक होती में हैं। सारी बुक से होती हैं। उसमें ये होता है कि जिस बच्चे की मेमोरी अच्छी है, जिस बच्चे को आप कह सकते हैं रट्टा अच्छा है, रट्टा वो अच्छा है। बहुत आसानी से, जी जी, रट्टा अच्छा है, वो बहुत आसानी से 88 एमसीक्यू आधे घंटे में भी कर सकता है आराम से। उसमें ये होता है, उसमें आपने कोई इतना क्रिटिकल सोचने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा है कि ये ग्लैंड इस जगह से सिक्रीट होता है, ये होता है, तो आपको डायरेक्ट उसका नाम आ जाएगा, ये बायो और याद होगा केमिस्ट्री जो उसको। है ना, वो आपको 45% आपका 45% आपका बना जाती है। और बिल्कुल। इंग्लिश इंग्लिश भी किसी की जी जी अच्छी है तो बिल्कुल। तकरीबन 70-80% आपका पेपर हल है। जी जी। अब जब बायो के मुकाबले में जो इंजीनियरिंग वाले थे वो मैथ पढ़ते हैं, मैथ है उनका। अब मैथ में ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एमसीक्यू आप उसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, आपको उसको कम से कम सोल्व करना पड़ता है, आपका टाइम लग जाता है। अगर आपके 30 एमसीक्यू होते हैं मैथ के तो कम से कम 30 मिनट लग ही जाते
हैं मैथ के ऊपर, और वो बात करते हैं सवाल भी कुछ ऐसे होते हैं, लोग वाले आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले आ जाते हैं, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है उनको सोल्व करने के लिए। जहां तक बात जो केमिस्ट्री की होती है, ई कैट और ई कैट में जहां तक आप मवाजने करें तो केमिस्ट्री का जो डिफिकल्टी लेवल है तो दोनों का सेम होता है, यानी ना एम कैट में मुश्किल आती है केमिस्ट्री, ना ई कैट में आती है। फिजिक्स मेजर डिफरेंस होता है, क्योंकि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो उनको अक्सर डिफिकल्टी होती है मैथमेटिकल फॉर्मूला याद करने में, तो अगर उनको कोई सिंपल फॉर्मूला भी आ जाता है ना तो वो घबरा जाते हैं। तो फिजिक्स में अगर फिजिक्स का जो पोर्शन होता है एम कैट में, इंजीनियरिंग के हवाले से अगर देखा जाए, जो बच्चे स्टूडेंट करे वो तो जो अभी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो तो आराम से कर लेगा, उनमें डायमेंशंस पूछी जाती है, यूनिट्स पूछी जाती है, सिंपल से रिलेशन पूछा जाता है कि फोर्स डबल कर दोगे टॉर्क कितना डबल होगा, मूवमेंट आराम से क्या फर्क पड़ेगा। जबकि ये बातें अगर इंजीनियरिंग वाले बच्चे करेंगे वो तो 2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन मेडिकल वालों के लिए मुश्किल होता है। अब देखिए हम साइन कोस टेन की हमें वैल्यूज जुबानी याद होती है, साइन 30 क्या होता है, कोस 60 क्या होता है, अगर ऐसा रिलेशन अगर कोई मेडिकल वालों के लिए आ जाता है तो वो तो घबरा जाते हैं, उन्होंने तो कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं हुई। तो इस हिसाब से फिजिक्स नो डाउट हमारे हिसाब से तो आसान होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनके हिसाब से आसान है, उनके हिसाब से मुश्किल होती है, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स, उनकी कैलकुलेशन हमारी तरह नहीं होती, उन्होंने मैथ नहीं पढ़ी होती। जो जहां तक बात है इंग्लिश की, इंग्लिश में जो मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि मेडिकल वालों की टफ होती है। उनमें ये होता है उनको काफी सिनोनिम्स याद रखने होते हैं, उनको सेंटेंस कंप्लीशन आती है, आई जी थिंक जी, ऐसे होते हैं, 840 तो की ये वोकेबलरी बुक होती है एक। जी जी, उनके आई थिंक निमोनिक्स वाली बुक भी होती है जी जी, वोकैबुलरी को बिल्कुल याद करने ऐसी के है, लिए। 846 जी बुक होती है। जी जी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ई कैट वालों की इंग्लिश उनसे ज्यादा मुश्किल होगी। ई कैट में क्या होता है, सिंपल सा कंप्रीहेंशन देंगे, वो तो एक आम सा बच्चा भी उस कंप्रीहेंशन को पढ़ लेगा तो आराम से आंसर निकाल सकता है, जबकि मेडिकल में एक छोटा सा एम कैट में पैगाम अगर आप देना चाहें कि ई कैट के बच्चे जो अभी अपीयर होने हैं उनको, उनके लिए एक वैल्यूएबल प्रीशियस जो सजेशन है, शॉर्ट जो ब्रीफली अगर आप देना चाहें तो आप क्या देंगे? मेरा छोटा सा पैगाम यही है बस, जो मैंने शुरू में भी बताया कि आप अपने डेली स्टडी करें, मेहनत करें, और इस सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है कि पेपर कब होना, वो जब मर्जी होगा। आप अपनी तैयारी साथ साथ रखनी है, जो भी आपने अपना डेली टाइम देना उसको टाइम दे, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, अल्लाह पे तवक्कल रखें, पेपर इजी आएगा। आपने बस अपने प्रेशर को यानी ओवर थिंकिंग नहीं करना, लोगों की बातों में नहीं आना, और अपनी साथ साथ मेहनत करनी है, और जो टेक्स्ट बुक है उस पर खुसूसन फोकस करना है, और पास्ट पेपर लाजमी आपने देखने हैं। बाकी यही मेरी सजेशन है आपके लिए। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे तैयब, उनका हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैथ्स न्यूज़ की टीम की तरफ से। और जी नाजरीन, अब हम आपको आपसे इजाज़त चाहते हैं और शो का वक्त ख़त्म हो जाता है। जी शुक्रिया बहुत बहुत।